तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं और छायावाद इसको करते हैं। थोड़ा सा मैंने जूम किया हूँ और आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी, रिकॉर्डेड क्लास में भी दिक्कत नहीं होगी यदि जो देखेंगे। ओके, यही प्रश्न बन गया था आप लोगों से सन 1918 से 1936 और कई स्टूडेंट गलत करके आए थे। ओके, मेरा सही था सर। हाँ तो ठीक है, आप लोग म्यूट रखे रखिए कि बहुत सारे छात्र गलत किए थे। तो 1918 से 1936 मात्र 18 साल का ईयर है और एक तरह से हिंदी साहित्य में सब कुछ जैसे तुलसी, जैसे सूर्य इम्पोर्टेंट है, जैसे तुलसी इम्पोर्टेंट है, जैसे खुसरो इम्पोर्टेंट है, जैसे विद्यापति इम्पोर्टेंट है, वैसे ही छायावाद का काल इम्पोर्टेंट है कविता की दृष्टि से। ओके, हालांकि कहानियों में भी या नाटकों में भी छायावाद के पीरियड में चल रहा था चीज़ें, तो नाटक को तो वो देखेंगे ही। हालांकि इसमें इसी काल में प्रेमचंद भी हैं और इसी काल में जयशंकर प्रसाद भी हैं। ओके, तो नाटकों की दृष्टि से या उपन्यासों की दृष्टि से भी ये समृद्ध काल है, लेकिन कविताओं की दृष्टि से बहुत ज़्यादा ही समृद्ध काल है, क्योंकि आप इसमें जयशंकर प्रसाद को देख ही रहे हैं, साथ ही साथ आप निराला को देख रहे हैं, बहुत बड़ा कैरेक्टर है और मेरा मेरा फेवरेट कैरेक्टर है निराला। उसके बाद महादेवी को देख ही रहे हैं और एक कौन छूट रहे हैं, जल्दी से बताइए। महादेवी सुमित्रा सुमित्रा नंदन पंत सर, पंत। सुमित्रा नंदन पंत, पंत। पंत इम्पोर्टेंट है, लेकिन पंत कई बार मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं करते हैं, पता नहीं क्यों। निराला काफ़ी अट्रैक्ट करते जयशंकर प्रसाद उसी से। हैं। हाँ हाँ, जयशंकर प्रसाद की बात मैंने कह दिया था ना ये। और महादेवी महादेवी वर्मा। नाटक भी आते हैं। ओके, महादेवी वर्मा। नाटककार हैं लेकिन उनकी कविताएं भी काफ़ी हैं। आप लोग कानन से, माखनलाल चतुर्वेदी। ठीक है, नहीं नहीं, माखनलाल चतुर्वेदी, बस ये चार जय नाम याद रखेंगे छायावाद में, और कुछ भी नहीं जयशंकर याद रखेंगे। प्रसाद तो ब्रह्मा है। एक मिनट मैं यूज कर रहा चार स्तंभ के। हूँ। म्यूट 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 म्यूट, सभी म्यूट करिए, सभी म्यूट कर लीजिए। ओके, 1918 से 1936 ये टाइम पीरियड है छायावाद का। ओके, 1918 से 36, एक मिनट में चलिए कोई नहीं, इसको एडजस्ट कर सकता था मैं, पर रहने देते हैं। 1918 से 1936 छायावाद का पीरियड है। सर रिकॉर्डिंग ऑन हो गया है ना? हाँ, रिकॉर्डिंग ऑन है, उसी में मतलब एक एडजस्टमेंट करना था जिससे कि आप लोग अच्छे से बोर्ड देख पाते। बोर्ड देख रहे हैं, उसमें एक एडजस्टमेंट करना है, माउस बगल में नहीं है इसलिए रहने देते हैं। चार ही कवि याद रखेंगे आप लोग, पहला, दूसरा, तीसरा। ओके, पंत, प्रसाद, निराला, फिर पहले प्रसाद वर्मा। सॉरी ये क्या है, क्या, फिर पहले प्रसाद प्रसाद, पंत, वर्मा। निराला, वर्मा। ठीक है ठीक है, मतलब मैंने ये सीरीज नहीं बताया ना, बस ये बताया कि चार नाम कैसे, पंत, प्रसाद, निराला और महादेव वर्मा। बस ये चार नाम याद रखना है, उसके अलावा कुछ भी नहीं याद रखना है। ओके, और इस यदि एग्जामिनर को फ्री छोड़ दिया जाए ना कि हिंदी साहित्य में कविताओं से प्रश्न पूछना है, ओके, तो वो क्या करेंगे, आदिकाल में उठाएंगे तो विद्यापति खुसरो को उठाएंगे। ओके, हाँ, भक्ति काल में आएंगे तो कबीर सुर तुलसी से प्रश्न उठाएंगे। ओके, और आधुनिक काल में आएंगे तो भारतेंदु युग से प्रश्न नहीं पूछेंगे वो। ओके, वो छायावाद से यदि ऐसे ही कह दिए थे कि आपको पूछना ही है प्रश्न एक ही आधुनिक काल में एक से पूछना है, तो ये छायावाद से पूछेंगे प्रश्न। ओके, तो ये इतना इम्पोर्टेंट सेक्शन है, इसीलिए इसको हम समय दे करके कंप्लीट करने वाले हैं। ओके, चलिए बोर्ड साफ रखें तो ज़्यादा सही रहेगा, बाद में कभी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक, ओके। मुकुटधर पांडे ने जबलपुर से प्रकाशित पत्रिका में सन 1920 में छायावाद, हिंदी में छायावाद शीर्षक से 4 किस्तों में एक लेख प्रकाशित किया। बस हिंदी में छायावाद लेख कौन लिख रहे हैं, मुकुटधर पांडे, कब लिख रहे हैं, 1920, बस इतना याद रखना है। बाकी कहाँ से पब्लिश हुआ, क्या हुआ, वो सब नहीं रखेंगे याद। मुकुटधर पांडे को लिखित रूप से छायावाद का प्रथम प्रयोक्ता स्वीकार किया जाता है, ठीक है, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। एक है, नहीं ये सब मत याद रखिए। ओके, मुकुटधर पांडे को याद कर लिए बहुत है, सुशील कुमार को क्यों याद रखना। यहाँ छायावाद की कुछ परिभाषाएं हैं जो कि कुछ इम्पोर्टेंट है, सभी इम्पोर्टेंट नहीं है। ओके, सबसे अधिक इम्पोर्टेंट, पहली बार मतलब मैं नगेंद्र जी को वैल्यू दे रहा हूँ और ये पहली बार दे रहा हूँ,
ओके, इससे पहले मैंने नगेंद्र की बातचीत नहीं की। इनका जो डिफिनेशन है ना, मतलब बहुत अट्रैक्ट करेगा आपको भी। स्थूल के प्रति छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। स्थूल मतलब कोई चीज जड़ है वो, और सूक्ष्म मतलब जो चीज छोटा होता है, जैसे ये मच्छर है, काफी उड़ता है। ओके, वो चीज सूक्ष्म है। ओके, तो उसका विद्रोह है स्थूल के प्रति, बस इतना याद रखना है। ये नगेंद्र। बाकी क्या क्या है, जैसे रामविलास शर्मा जी का एक स्टेटमेंट है, उसको थोड़ा सा देखिए। बाकी ऊपर देखेंगे हम लोग, अभी ऐसा नहीं कि छोड़ रहे हैं। छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह नहीं रहा है, वरन थोथी नैतिकता, रूढ़िवाद, सामंती साम्राज्यवादी बंधनों के प्रति विद्रोह रहा है। परंतु यह विद्रोह मध्यम वर्ग के तत्वाधान से हुआ था, इसीलिए उनके साथ मध्यम वर्गीय असंगति, पराजय और पलायन की भावना भी जुड़ी हुई है। ओके, इस तरह के स्टेटमेंट, जैसे ही वर्ग आधारित कुछ बातें हो रहा हो, साम्राज्यवाद हो, सामंतवाद हो, हाँ, या मध्यम वर्ग की बात हो जाए, तो समझ लीजिए कोई मार्क्सवादी आलोचक हैं। ओके, तो रामविलास शर्मा भी मार्क्सवादी आलोचक है। तो ये सारी बातें हैं, ये आप लोगों को बिल्कुल नहीं याद रखना है कि रामविलास शर्मा जी क्या कह रहे हैं। ओके, ये अभी आप लोगों से नहीं पूछा जाएगा। हाँ, नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे होते तो बात अलग होती। ओके, चलिए अब शुक्ल जी का स्टेटमेंट पढ़ते हैं। इस पोर्शन से बहुत कम प्रश्न बनेगा, लेकिन यह है कि एक परिचय रहता है तो ठीक रहता है। छायावाद शब्द का प्रयोग दो अर्थों में समझना चाहिए। एक तो रहस्यवाद के अर्थ में, जहाँ इसका संबंध काव्य वस्तु से है, अर्थात जहाँ कवि उसे अनंत और अज्ञात प्रियतम को आलम्बन बनाकर अत्यंत चित्रमयी भाषा में प्रेम का अनेक रूप से, अनेक प्रकार से भजना करता है। छायावाद शब्द का दूसरा प्रयोग काव्य शैली या पद्धति विशेष के व्यापक अर्थ में है। ओके, तो दो, एक तो मतलब कंटेंट और स्टाइल की बात करें ना, तो कंटेंट आधारित बात करें तो ये रहस्यवाद है। ओके, जिसमें यह है कि आपके प्रियतम का पता नहीं है, और जैसे ही इसकी बात करते हैं ना शुक्ल जी, तो कहीं ना कहीं इनका इंडिकेशन जो रहता है वो महादेवी वर्मा की तरफ है। महादेवी वर्मा की कविताओं में ले चल मुझे बुलावा दे कर मेरे नाविक धीरे धीरे। ओके, कुछ इस तरह की बातें हैं, तो वो रहस्यवादी कवित्री मानी जाती है। और दूसरा स्टाइल को लेकर के, पद्धति को लेकर के, शैली को लेकर के, जैसे निराला के यहाँ आते ही आप देखेंगे कि रबड़ छंद का आविष्कार हो जाना। ओके, तो हम उस जोन में जा रहे हैं, जब हम नेट जेआरएफ के लिए पढ़ेंगे या फिर यूनिवर्सिटी में क्लासेज होती हैं, उस जोन में मैं जा रहा था, तो मैं अपने आप को बैक करता हूँ। नंद दुलारे वाजपेयी मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म, इसको नहीं याद रखेंगे। जयशंकर प्रसाद और महादेव वर्मा का डिफिनेशन क्या है वो देखेंगे हम लोग जरूर। जब वेदना के आधार पर स्वानुभूतिमय अभिव्यक्ति होने लगी, तब हिंदी में उसे छायावाद के नाम से अभिहित किया गया। ध्वन्यात्मकता, लाक्षणिकता, सौंदर्यमय प्रतीक विधान और उपचार वक्तृता के साथ स्वानुभूति की विवृत्ति छायावाद की विशेषताएं हैं। तो देखिए, ये हमें कंफ्यूज करके रखता था। ओके, ये स्वानुभूतिमय जो बातें हैं ना, ये ऐसा लगता है वेदना के आधार पर जब भी बात होता है तो ये महादेवी से हम लोग कनेक्ट कर लेते हैं वेदना। लेकिन आप याद रखिएगा, वेदना यहाँ आह वेदना मिली विदाई, इस तरह की भी रचना है, प्रसाद जी की ही है ना। ओके, तो इसको थोड़ा सा इस तरह से कनेक्ट करके रखेंगे। हालांकि वेदना सबसे अधिक ये तो महादेवी पर। ओके, वेदना मिली विदाई, ये तो जयशंकर प्रसाद के है ना। हाँ, तो इसीलिए मैंने कनेक्ट किया ना इससे, कि आप लोग इससे याद रखेंगे। ओके, लेकिन हिंदी में या छायावादी दौर में सबसे अधिक वेदनामयी कविताएं महादेवी जी की यहाँ हैं। ओके, पर यहाँ वेदना जयशंकर प्रसाद यूज कर रहे हैं डेफिनेशन में, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। छायावाद तत्वतः प्रकृति के बीच जीवन का उद्गीत है। ओके, अब जैसे ही प्रकृति की बात होती है तो हम लोग पंथ के पास पहुंचना शुरू कर देते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ महादेव वर्मा जी हैं। ओके, तो थोड़ा सा कुछ कुछ चीज़ें हैं यहाँ जो कि आपको जनरल से अलग करेगा, कि प्रकृति की बात होते हुए उद्गीत की बात हो रही है तो महादेव वर्मा, वेदना के आधार पर डिफिनेशन कौन तय कर रहे हैं, जयशंकर प्रसाद। ओके, तो पंथ की कोई परिभाषा है नहीं। और एक चीज़, जैसे हमने कहा कि आचार्य शुक्ल का ना याद रखें, जयशंकर प्रसाद का ना याद रखें, महादेवी का याद न रखें, लेकिन नगेंद्र का याद रखें, सबसे पहले नगेंद्र के पास आए थे। वैसे ही आप रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का
छायावाद मूलतः शक्ति काव्य है। ये बहुत बड़ी बात है कि शक्ति काव्य कहना, और आपके दिमाग में जैसे ही शक्ति काव्य कहा गया तो राम की शक्ति पूजा का आ, राम की शक्ति पूजा का चित्र बना कि नहीं? ओके। निराला जी। जी छायावाद मूलतः शक्ति काव्य है, राम स्वरूप त्रिवेदी, राम का शक्ति पूजा, इसीलिए मैंने इसका जिक्र किया। और रियल में ऐसा होता है आप लोगों के साथ, जैसे शक्ति काव्य कहा जाए तो। ओके, तो राम स्वरूप चतुर्वेदी जी कह रहे हैं। ओके, पुनर्जागरण चेतना का व्यापक और सूक्ष्म रूप है। इसका अर्थ प्रक्रिया में ये सब कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है आपको। ओके, मूलतः शक्ति काव्य है। दूसरी तरफ नामवर सिंह उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, हालांकि इनकी एक पुस्तक है छायावाद, आई थिंक 1955 में आई है, बीएचयू में ही जब थे उसी समय ये लिखे थे, अपने स्टूडेंट काल में लिखे थे, सी पुस्तक है सर। है ना। तो छायावाद उस राष्ट्रीय जागरण की अभिव्यक्ति है जो एक और पुरानी रूढ़ियों से मुक्ति चाहता है और दूसरी ओर विदेशी पराधीनता से। और लगता होगा कि ये मैच कर रहा है रामविलास शर्मा से, और इसके पीछे कारण यही है कि नामवर सिंह भी और रामविलास शर्मा भी दोनों मार्क्सवादी आलोचक हैं। ओके, तो ये सब याद ना रखें, बस दो याद रखना है। तो छायावाद मूलतः शक्ति काव्य है, रामस्वरूप चतुर्वेदी और नगेंद्र, स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह। और दूसरी बात, बहुत अधिक एक्सटेंड करेंगे तो छायावाद का दो अर्थों में प्रयोग किए हैं, एक रहस्यवाद और एक काव्य शैली के रूप में शुक्ल जी प्रयोग किए हैं। बाकी चीज़ें आप भूल जाइए, मुझे कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, ठीक है। और ये सबसे बकवास चीज़ लगता है मुझे याद रखना, ब्रह्मा विष्णु महेश, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत और निराला। ओके, हालांकि अब दिया है तो याद तो रखना पड़ेगा। छायावाद में चार कवि आपको मैंने बता दिया, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, त्रिपाठी, निराला और महादेव वर्मा। ओके, और ये जो है बृहद त्रयी में कौन कौन है? ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा, आप लोग में से किसी का रिंग हो रहा है क्या? ऐसे क्यों हो रहा है? चलिए, ऑटो कॉल तो लगेगा नहीं दूसरे फ़ोन में। ओके, तो ब्रह्मा जयशंकर प्रसाद को, विष्णु सुमित्रानंदन पंत को और महेश। अच्छा, कोई मुझे ना थोड़ा ब्रह्मा विष्णु महेश को समझा सकती हैं? या समझा सकते हैं क्या क्या है ब्रह्मा विष्णु महेश, ये क्या इनका काम है? चलिए सुमिता बताइए, सुमिता बताइए। जी सर, ब्रह्मा कह रहे हैं जयशंकर प्रसाद को, नहीं नहीं, विष्णु ये जी नहीं, ये कह नहीं, रहे ये नहीं, हैं। मुझे बस ब्रह्मा विष्णु महेश को समझना है, जो हमारा मैथोलॉजी में है। ब्रह्मा विष्णु महेश वो क्या है, मतलब क्या फंक्शन है उनका, क्या काम है उनका? तो इसका काम क्या है? ये तीनों चलिए मीनू जी बताएंगी, आशुतोष झा जी, चलिए बताइए। जैसे सर ब्रह्मा तो किसी का जन्म देते हैं, ओके, और विष्णु जो पालन करते हैं, और महेश जो सबको देख रेख करते हैं, सबका और निरीक्षण विनाश भी करने करते हैं ना वाले, महेश। विनाश भी करने वाले। ओके, चलिए, तो हमारे जो ब्रह्मा हैं जयशंकर प्रसाद, सबसे पहले हम जयशंकर प्रसाद को ही पढ़ रहे हैं, हमारे सबसे सीनियर कवि हैं। ओके, तो ये एक तरह से छायावाद को जन्म दे रहे हैं, है ना। और इसीलिए अब इनकी एक रचना है, उनको कहा जाता है कि छायावाद की प्रथम रचना है। इस तरह की कुछ बातें अभी आएगी। ओके, तो जन्म देने वाले हैं, छायावाद को जन्म देने वाले आप देख रहे हैं जयशंकर प्रसाद जी। उसके बाद आप देखिए पीरियड वाइज क्या सुमित्रानंदन पंत आते हैं, क्योंकि उनका 1900 है आई थिंक, मुझे जहाँ तक याद है, तो उससे पहले निराला आ जाएंगे, 1907, 1907। है ना। 1907 नहीं है, 1900 है। हाँ 19। 1900 है। देखिए, जब मैं पहली बार हिंदी साहित्य मतलब पढ़ रहा था, तो मेरी एक मैम थी, वो जिस हिसाब से हमने ईयर याद कर लिया था, एक एक रचना, और एक ही कवि का तो ऐसे ही याद हो गया था, एक एक रचना भी याद हो गया था इस तरह से डेट वाइज। वो पागल हो गए कि मैं, मेरे सामने कौन विद्यार्थी है, पहली बार बीए आई थिंक थर्ड ईयर में रहा हूँगा मैं। ओके, और उस समय ये स्थिति बनी थी, और उस समय मैम इतना मानने लगे कि हिंदी में 70 में से 65 या 68 नंबर आया था, 68 नंबर आया था, तो 70 में इस तरह से हमने हिंदी पढ़ा था उस समय।
सब्जेक्टिव में आपको 68 या 65 आ रहा है, बहुत ज़्यादा मतलब मैं कन्फ्यूज हूँ कि 65 था या 68, लेकिन मैक्सिमम था। तो ऐसे ही आप लोग भी ये पोर्शन याद रखेंगे। ओके, सभी नहीं याद रखें, मैं टिक करवा दूंगा कि याद क्या रखना है, सभी नहीं याद रखना है। विष्णु सुमित्रानंदन पंत को कह रहे हैं, और महेश चूँकि निराला जी है बहुत कुछ तहस नहस किए हैं, ओके, इसीलिए शुक्ल जी कई बार निराला के बारे में बहुत अच्छा कमेंट नहीं किए हैं, कई बार, लेकिन बहुत जगह किए भी हैं, ऐसा नहीं है। ओके, तो आप याद रखेंगे महेश कौन है, निराला जी हैं, बाकी विष्णु सुमित्रानंदन पंत और ब्रह्मा जो कि शुरुआत में है, तो याद रखेंगे। वैसे भी विष्णु जो है लालन पालन करता है, तो ये प्रकृति के बारे में, प्रकृति गोद में पले बढ़े, तो थोड़ा सा इस तरह से भी याद रखेंगे। महेश जी हैं, बिल्कुल विनाश करते हुए थे निराला जी, बहुत मतलब जो बनी बनाई प्रथा थी उसको विनाश किए हैं। ओके, बहुत कुछ, बहुत प्रोग्रेसिव थे निराला। ओके, हम लोग कहानियों में भी पढ़े हैं निराला को, और इनका एक आत्मकथा टाइप में है। एक मिनट भूल आ गया, देखिए, बुल्ले सा बकरिया ने एक और रचना है, ओके, मेरे सिलेबस में था और मैं देखिए भुला रहा हूँ। खैर, लघुत्रय में ये नाम डाल दिया गया है, भगवती महादेवी वर्मा, राम कुमार वर्मा और भगवती चरण वर्मा। वर्मा वर्मा को खेल रहा है, तो ये याद नहीं रखना है। ओके, और ब्रह्मा विष्णु महेश भी ये पोर्शन ना भी याद रखेंगे तो कभी नहीं आएगा प्रश्न, मुझे जहाँ तक लग रहा है कोई बकलोल ही होगा जो प्रश्न बनाएगा, मैं तो नहीं बनाऊंगा, ये बकवास लग रहा है मुझे। ओके, चलिए अब देखते हैं जयशंकर प्रसाद के बारे में। सबसे पहले कभी आ रहे हैं, तो ये इनका डेट ऑफ बर्थ बहुत ज़रूरी है, और देखिए कितना कम उम्र में मर जा रहे हैं, बहुत कम उम्र है, 1937। ओके, जिस समय आलिशा एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट, वो जूनियर लोग आ गए हैं, शायद दरवाज़ा खोलना पड़े। बस एक मिनट, रिकॉर्डिंग पॉज। चलिए, हम ये देख रहे थे और आप लोग विचार कर रहे थे कि कानून कुसुम हमने मुकुटधर पांडे का याद कर लिया है ना, तो उनका भी याद रखेंगे और इनका भी याद रखेंगे। सर कारण आवाज ये बाहर तक जाता है तो आप सुन कैसे लेते हैं? क्या, अरे सुन कैसे लेते हैं आवाज? तो आवाज हाँ तो ही बोले भाई ये म्यूट कर देते हैं। अंतर्यामी नहीं है। बोला सर तो बाहर गए ना, बाहर कैसे चले गए? हाँ, आवाज तो हम तो नीचे गए थे जरूर, लेकिन ये शुरुआत में ही आप लोग बात किए थे कानून कुसुम है ना, मैं जब जा रहा था नीचे तो सुनाई दिया था, तो ठीक है। देखिए इस इनका सभी नहीं याद करना है, पहले हम सभी रचनाओं पे ध्यान देते हैं, उसके बाद कौन कौन याद कर लेना है बस वो देखेंगे। उर्वशी है, और आप लोग ये याद किए होंगे किनके साथ, दिनकर के भी उर्वशी, और काफ़ी प्रचलित है उर्वशी उनकी, इनकी भी उर्वशी है, याद रखेंगे। वन मिलन, प्रेम राज्य, अयोध्या का उद्धार, शोकोच्छ्वास, बभ्रुवाहन, कानन कुसुम, प्रेम पथिक, महाराणा का महत्व, चित्राधार, झरना, आंसू, लहर और कमायनी। तो जिनके नीचे लग गए हैं अंडरलाइन, वो आपको याद रहना ही चाहिए। वन मिलन नहीं याद रख रहे हैं, प्रेम राज्य नहीं याद रख रहे हैं, अयोध्या का उद्धार भी हम याद नहीं रख रहे हैं, शोकोच्छ्वास भी नहीं याद रख रहे हैं। ओके, बाकी हम देख रहे हैं कि याद रख रहे हैं, और इवेन किसका ईयर भी याद रखना है, उर्वशी का ईयर तो याद रखना ही है। वन मिलन, कानून कुसुम का चाहे तो याद रखिए, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, प्रेम पथिक भी नहीं, महाराणा का महत्व भी नहीं, लेकिन चित्राधार का आप ईयर याद रखेंगे, और मुझे लगता है कि चित्राधार, झरना, आंसू, लहर और कमायनी, इसका आपको ईयर याद रहना चाहिए। ओके, तो एक तो उर्वशी 1909 में है, ओके,
बाकी कानून कुसुम हम 1913 नहीं याद रख रहे हैं, प्रेम पथिक नहीं याद रख रहे हैं, लेकिन महाराणा का महत्व आपको याद नहीं रखना है, लेकिन हम कैसे याद रखे थे वो बता दे रहे हैं, क्या पता आपको भी याद रह जाए। ओके, तो 1914 में विश्व युद्ध हो रहा था, है ना। ओके, तो महाराणा योद्धा ही थे एक, उनका इस तरह से हमने कनेक्ट कर लिया था। 1918 ये याद रखना है आपको, चित्राधार 1918, झरना भी 1918, दोनों। हाँ, तो 1918 में युद्ध खत्म हुआ था। ओके, तो चित्राधार और झरना। ओके, झरने का चित्र बनाइए, युद्ध खत्म करने के बाद क्या करेंगे सैनिक। ओके, और ये झरना आंसू के झरना थे, है ना। तो हालांकि यहाँ उल्टा है थोड़ा सा, है ना, दिख रहा है ना, पहले झरना है फिर आंसू है। 1925 ये पंचवटी प्रसंग में है। 1925 पंचवटी प्रसंग याद आ रहा है, किनका है पंचवटी? मैथिली सर को। आज मैंने प्रश्न पूछा था एक, शायद रस कलश से संबंधित, है ना। तो हमने पूछ लिया था साकेत का प्रकाशन वर्ष क्या है, हाँ, तो मैंने ऑप्शन रस कलश दिया था। रस कलश। ठीक है, लेकिन एक dislike वही आया। क्वेश्चन। नहीं सर लेकिन वो ध्यान ही नहीं गया ऊपर, मतलब सीक्वेंस को देखते हुए ना मेरा कदम नीचे गिर मोदी जी तक की कुछ ऐसे ही लिखे थे। साकेत का हाँ, तो किसी ने डिसलाइक किया, साकेत तो उसका मुझे ही थोड़ा था। सा खराब लगा कि आखिर क्यों डिसलाइक साकेत की किया। रचनाकार। ओके, खैर कोई नहीं, और लाइटिंग की इशू आ रही है, जाने दीजिए। ओके, लाइटिंग आप लोगों को कोई सी दिक्कत है नहीं, रिकॉर्डिंग में थोड़ी बहुत, रिकॉर्डिंग भी सही है, लाइटिंग रहने देते हैं। ओके, तो हम ये देख रहे थे, कहाँ गया हमारा, तो 1925 आंसू, लहर 1933, और सबसे इम्पोर्टेंट जो मरते दम तक भी हिंदी साहित्य को नहीं, हिंदी साहित्य के साथियों को नहीं भूलना है, कमायानी। ओके, 1935 याद रहेगा ये शनिवार। तो हम एक बार फिर से देखेंगे, और मुझे भी बहुत जल्दी नहीं है, तो आपको भी जल्दी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। हाँ, जिस दिन आपको नोटिफिकेशन आ ऊपर जाएगा से उस दिन हम स्पीड भले बढ़ा देंगे। जयशंकर प्रसाद जी का ये सब नहीं याद रखना है क्या? क्या? जन्म, वो माता पिता और गुरु, ये सब का नाम। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं याद रखना है। माता पिता देवी प्रसाद और मुन्नी देवी, हम इनके यहाँ गए हैं, जयशंकर प्रसाद जी के इनको यहाँ। उपनाम कलाधर भी नहीं देखना है। उपनाम हाँ, भी कलाधर याद रखना है, कलाधर याद रखना है। अभी हम उस पर गए नहीं थे, लेकिन ये याद रखेंगे कलाधर। बाकी मोहिनी लाल, देव गलाधा प्रसाद, झारखंडी। झारखंडी तो खैर अपने एक मित्र को चिढ़ाते थे। ओके, झारखंडी कह के, और साहित्य सहचर के फाउंडिंग मेंबर में वे भी थे, मतलब उन्होंने भी पहले चैनल बनाया था, और वो कविता पढ़ते थे। फिर हमारा जब नेट जरफ हुआ हमारे दो साथियों का, तो उन्होंने कहा कि तुम लोग करो, वो बैक हट गए। ओके, और थोड़ा चंचल स्वभाव के हैं, इस वजह से उनका अलग अलग क्षेत्र में जाना आना रहता है। तो आप उर्वशी 1909, ओके, बब्रुवाहन 1911 नहीं याद रखेंगे, कानून मतलब याद रखेंगे बब्रुवाहन, लेकिन ये नहीं याद रखेंगे 1911। कानून कुसुम 1913 ना याद रखें, कोई दिक्कत नहीं। प्रेम पथिक ओके 1914 में है, लेकिन हमने कहा महाराणा का महत्व याद रखेंगे 1914। चित्राधार और झरना 1918, आंसू 1925, लहर 33 और कमायनी 35। तो आप में से किसी को याद हुआ, आप बता सकते हैं लाइन बाय लाइन। मैं देखना चाहता हूँ कोई हाथ उठे, जितना हमने ईयर याद करवाया वो। किसी का हाथ उठेगा? एक मीनू जी उठाई हैं, वाह, सुमिता, रंजिता, संदीप, रागिनी, पुष्पम, और हम चाहते हैं कि फास्ट हो। ओके, और ये मौका चूँकि मैं देख रहा हूँ संदीप जी हटा लिए क्या? संदीप हटा लिए लग रहा है। चलिए, तो हम ये मौका रागिनी कुमारी जी को देना चाहेंगे। रागिनी कुमारी जी, चलिए बताइए जो चीज़ हमें याद रखना है, जो रचना,
ईयर सहित जिसका याद रखना है उसका ईयर बता दीजिए, जिसका नहीं याद रखना है उसका वैसे ही बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उर्वशी, हाँ उर्वशी, ओके। कानन कुसुम, प्रेम वन प्रतीक, मिनट 1 मिनट, उर्वशी। महाराणा का महत्व, हम्म 1914, हम्म उर्वशी 1909, हम्म चित्राधार 1918, झरना, ओके आंसू, लहर, कमायनी 1935। ओके, झरना, आंसू, लहर और कमायनी। कमायनी का आपने बताया, ठीक है। लहर का कब है, कोई बताएंगे? लहर 1937। ओके ओके ओके, चलिए चलिए 1 मिनट म्यूट कर लीजिए सभी। इतना हाथ उठा है किस दिन काम आएगा, है ना। चलिए अमित मिश्रा जी, यही चीज़ हमें फिर से लिखा दीजिए। ईयर से जिसका ईयर याद करना है उसका ईयर भी याद रखें, मतलब बताएंगे। जिसका नहीं याद रखना है उसका नहीं बताएंगे। यदि आप बता सकते हैं तो चलेगा, नहीं बताएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है मुझे। उर्वशी का 1909 सर। एक मिनट पेन चालू हो जाए। फिर है बब्रुवाहन का इसका ईयर नहीं याद करना है सर। का कानन कुसुम, प्रेम पथिक, महाराणा का महत्व, चित्राधार 1918, महाराणा का महत्व, हाँ चित्राधार, आंसू 1925, चित्राधार, आंसू 1925, लहर और कमायनी 1935। तो जैसे चित्राधार और झरना 1918 है ना। महाराणा का महत्व 14 है। प्रेम पथिक हमने पता नहीं क्यों याद हो गया 1914, लेकिन आप लोग लहर 33 याद रखेंगे, ओके। क्योंकि ये सीरीज में, चूँकि जब कोई तुलसी से सीरीज पूछ सकता है ना तो उसका मन बढ़ गया है, ठीक है। बीपीएससी को तुलसी का जो सीरीज पूछने वाला था, हालांकि ये डीएसएसपी का पेपर में भी आया प्रश्न था, ओके। तो हो सकता है वहाँ से वो उठा लिया हो, तो वो चलेगा। लेकिन बीपीएससी खुद से तो क्वेश्चन बनाता नहीं है, वो चोरी करता ही है हाँ ओके, दूसरे का क्वेश्चन। इसलिए मैं पीआईक्यू बनवाता हूँ ना आप लोगों से तो लेकिन ये हिस्ट्री है समय कि भी तो वही करता है। लेकिन आप लोग को यही है कि कंसेप्ट याद रहेगा ना, तो फिर कोई कहीं से भी चोरी करे, कहाँ से भी प्रश्न लावे, मेन किताब से बाहर तो लाएंगे नहीं, है ना। इसलिए तो आप लोगों को ये याद हो गया। इनका डेट ऑफ बर्थ क्या है, 1 मिनट में पूछ ले रहा हूँ किससे। चलिए अंजू जी बता दीजिए डेट ऑफ बर्थ। अंजू, अंजू हाथ उठाई हैं, सो गई क्या? चलिए मीनू जी आप ही बता दीजिए। 1889 और मृत्यु 1937 में। अरे वाह, अंजू और आयुषी मुझे दोनों बहन लगती है, पता नहीं क्यों चलिए ठीक है, तो ये याद हो गया ना, ये आप भूलेंगे नहीं ना, ओके। कहीं से भी कुछ प्रश्न बने तो आप लोग कर लेंगे। जयशंकर प्रसाद की प्रथम कविता सावन पंचक 1906 में भारतेंदु पत्रिका के कलाधर उपनाम से प्रकाशित हुआ, तो ये याद नहीं रखेंगे। जयशंकर प्रसाद की प्रथम छायावादी कविता प्रथम प्रभात 1918 ईस्वी में प्रकाशित हुई झरना में संकलित है, तो आप झरना याद रखेंगे। इसीलिए मैंने आपको कहा था झरना याद रखने, प्रथम प्रभात नहीं याद रखेंगे, ओके। प्रथम रचना है, प्रथम कविता है इनकी, जयशंकर प्रसाद की छायावादी कविता, प्रथम छायावादी कविता। लेकिन 1918 झरना चूँकि यदि है प्रथम कविता झरना पब्लिश, तो झरना भी तो पहली रचना हो गई ना। जयशंकर प्रसाद की प्रथम पुस्तकाकार रचना उर्वशी है। इसे ये चंपू काव्य है। चंपू काव्य का मतलब ये होता है कि आपको स्टेटमेंट्स भी दिए हुए हैं और मतलब गद्य और पद्य दोनों हैं, ओके। खरी बोली में जयशंकर प्रसाद के प्रथम काव्य संग्रह कानन कुसुम, ये खरी बोली की बात की जा रही है, ओके। तो कानन कुसुम है, तो कानन कुसुम हमने कहा था किसका याद करना है, मुकुटधर पांडे
तो इनका भी आप ध्यान में रखेंगे। कानून कुश में इनकी भी रचना है और प्रथम खड़ी बोली रचना है। तो हमने जो याद करने के लिए कहा था छायावाद, वो इसलिए कहा था जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित झरना को छायावाद की प्रथम रचना स्वीकार किया जाता है और इसे छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला भी कहते हैं। तो झरना छायावाद की प्रथम रचना है। ओके, तो जयशंकर प्रसाद कृत आंसू में 133 छंदों की विरह प्रधान अनुस्मृति काव्य है। ये हिंदी का मेघदूत कहा जाता है। हिंदी का मेघदूत किसे कहते हैं? आंसू कब पब्लिश हुआ है? 25 ना, पंचवटी के साथ हमने इसको ऐड कर 1925। ओके, तो पंचवटी। ओके, तो हिंदी का मेघदूत आंसू को कहा जा रहा है और ये 1925 में पब्लिश हुआ है। जयशंकर प्रसाद कृत चित्राधार इनकी ब्रज में रचित कविताएं संकलित है। तो ये भी चित्राधार 1918 ही था ना, चित्राधार और झरना। तो झरना हमने याद किया क्योंकि छायावाद की प्रथम रचना है और ब्रज भाषा में कृत रचनाएं चित्राधार में संकलित हैं। प्रसाद कृत प्रेम पथिक 1914 था ना, प्रथमतः ब्रज भाषा में सन 1909 में लिखा गया था, जिसका इन्होंने खरी बोली में अनुवाद 1914 में किया। तो ये याद नहीं रखेंगे। ओके, ये स्टेटमेंट बिल्कुल नहीं याद रखेंगे। ओके, तो हम जो इतने स्टेटमेंट्स पढ़े उसमें हमारे दृष्टि से सबसे इम्पोर्टेंट यही है, छायावाद की प्रथम रचना स्वीकार किया जाता है जयशंकर प्रसाद की झरना को, और झरना का पब्लिकेशन ईयर 1900, जल्दी से बोलिए, 18। ओके। और झरना के बाद आंसू आया है ना, कब? 25। ओके, जी, लहर 25 लहर 1933 म्यूट करिए। एक उत्तर आ गया तुरंत म्यूट। चलिए, अब एक प्रश्न, हालांकि नीट जेआरएफ के बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन ये अभी ही आप लोग याद कर लीजिए और क्या पता आपसे पूछ लिया जाए कमायनी का 9th सर्ग क्या है। ओके, कमायनी का लास्ट सर्ग क्या है, फर्स्ट सर्ग क्या है। ओके, तो सर सीरियल में ठीक है, तो हमें एक तो स्टॉपेज फिक्स करते हैं पहले। देखिए, किसी चीज़ को हम एक बार में याद नहीं रखते हैं। ओके, एक बार में याद रखेंगे तो भूलने का काफ़ी चांस रहता है। ओके, हम पहले स्टॉपेज तय करते हैं। ओके, चलते हैं। 15 है तो हम 3 बार डिवाइड कर लें तो ठीक रहेगा ना। पहला 5 है ना, तो पहला 5 हम याद करते हैं, ठीक रहेगा। चिंता से शुरू हो रहा है और आनंद पे ख़त्म हो रहा है। ये तो हमारी कोई बस चिंता से शुरू करे और आनंद पे ख़त्म हो, मतलब चिंता से आनंद की यात्रा है कि नहीं। चिंता में है तो कोई व्यक्ति, फिर आनंद में पहुंच जाएगा। उसके बीच जो भी चीज़ें हैं वो सारी बातें हम कमायनी में देखते हैं और ऐसा फील होगा कि हमारे जितने मनोभाव हैं, ठीक है, वही सब इसमें दिख रहा होगा। ओके, माइंड। ओके, 15 सर्ग है। पहले तो यही प्रश्न पूछा जाता है, कितना सर्ग है। और मैं जब शुरुआत में था, सबसे पहले हिंदी में आया ही था, बीए फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट रहा हूँगा, तो हमसे कोई पूछ लिया था, हमको क्या पता। जब मैं एंट्रेंस दिया था तो हिंदी में मेरा नंबर ही नहीं था, लेकिन हमें पढ़ना हिंदी ही था, क्योंकि पढ़ के आता साइंस, तो मेरा हिंदी में नंबर कैसे आता। हाँ, व्याकरण में नंबर खूब था, लेकिन जो ये सारी चीज़ें थी उसमें नंबर नहीं था। ओके, बीए के एंट्रेंस में, बीएचयू का जो एंट्रेंस होता है उसमें, लेकिन अपने मैथ साइंस की वजह से सेलेक्ट हो गया, वो अलग मसला है। तो 15 सर्ग है, आप लोग भूलेंगे नहीं। कामायनी में कितने सर्ग हैं? 15। और मुख्य रूप से कौन सा रस है? शांत रस। थोड़ा सा इस पर ध्यान रखेंगे कि कामायनी में दर्शन, समरसतावाद या आनंदवाद, तो आनंदवाद प्रयोग किया जाता है। आप देख रहे हैं ना कि आनंद की तरफ मूव कर रहे हैं। पात्र हैं, मनु हैं, श्रद्धा, ईरा और कुमार है, ये सारे पात्र हैं। ओके, खास करके ये 3 पार्ट इंपॉर्टेंट है, मनु, श्रद्धा और ईरा। ताटंक छंद है, ये भी है, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। रस इम्पोर्टेंट है आपका, शांत रस। ओके, चलिए, पहले हमें जो याद करना है कामायनी के सर्ग, इसको देखते हैं। और हम चाह रहे हैं कि हम
कुछ स्टॉपेज फिक्स कर लें। तो हम पहला स्टॉपेज फिक्स किए हैं कि चिंता, और लास्ट स्टॉपेज है हमारा आनंद। ओके, 2 स्टॉपेज हम फिक्स और करेंगे। एक है काम, सॉरी 5वां में हमारा क्या है, वासना। 5वां में वासना, वैसे हम 5वां ना याद कर, पहले तो हमारा स्टॉपेज हाँ 5 रहेगा, और दूसरा स्टॉपेज हमारा रहेगा स्वप्न। 10 नंबर पे स्वप्न है, काम और स्वप्न। ओके, तो हम 4 स्टॉपेज फिक्स किए हैं पहले, वो 4 स्टॉपेज कहीं लिख लेते हैं। और किस तरह से याद किया जाता है उसको थोड़ा सा आप देखिए। हालांकि बोलना चाहे तो लाइन से बोल सकते हैं, ऐसा नहीं है, पर स्टॉपेज फिक्स करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, वरना 15 एक साथ याद रखना किसी से भी गड़बड़ा सकता है। ओके, तो हम पहले स्टॉपेज जो फिक्स किए हैं वो लिख लेते हैं। अब बहुत पतली सी पुस्तक है ये, बहुत पतली सी, हालांकि इसका टीका इतना मोटा है, काफ़ी अच्छे से टीका किया गया हालांकि। तो पहला स्टॉपेज था हमारा चिंता, उसके बाद दूसरा हमारा वासना, 5वां पे, और 10वां हमारा स्वप्न था। ओके, ये देख लेते हैं, इधर गया हमारा ब्लैक बोर्ड। पहला स्टॉपेज हमारा चिंता है। ओके, फिर यहाँ 5वां है। ओके, और यहीं हमारा 10वां है, और यहाँ हमारा 15वां है, और सबसे अंत में आनंद है ना। 5 और 10 ये दोनों हमारा क्या है उसको देख लेते हैं। ये हमारा 5 में वासना है और 10 में स्वप्न है ना। 5 में वासना और 10 में स्वप्न। वासना और स्वप्न है। तो आपको 4 स्टॉपेज पता चल गया। पहला शुरुआत कहाँ से करना है और अंत कहाँ से करना है ये पता चल गया। चिंता से शुरू करना है और आनंद पे ख़त्म करना है। 2 स्टॉपेज हमने लिया कि चलो थोड़ा सांस ले लेते हैं। ओके, तो 5वां पे हम पहुँचे तो थोड़ा सांस लिए, वासना, और फिर 10वां पे पहुँचे थे तो स्वप्न, वहाँ भी सांस लिए। तो सांस लेने का जगह कौन कौन है हमारा, 5वां वासना और 10वां स्वप्न। ओके, तो ये 4 आप में से किस किस को याद हुआ, हाथ उठाइए तो। और हम टुकड़ों में करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जिनको याद हो गया वो हाथ उठा लीजिए। और ये नंबर याद करवा रहा हूँ, इसके पीछे कारण ये कि आपसे पूछ लेता है। चलिए पूजा शर्मा जी बताइए ये 4 स्टॉपेज नंबर सहित। पहला ना चिंता, आशा, श्रद्धा, काम। ये नहीं, हमने आपसे बस 4 स्टॉपेज पूछा, नंबर सहित। चलिए संदीप जी बताइए, चलिए बताइए। पहला चिंता, 5वां वासना, 10वां स्वप्न, 15वां आनंद। ठीक है, तो ये 4 याद हो गया अभी आपको। ठीक है, म्यूट कर लीजिए सभी। रंजीत, ठीक है, अभी कम से कम इतना पढ़ के हम सोएंगे। हालांकि 1 बजने जा रहा है, लेकिन हमें फील नहीं हो रहा है और आप लोगों को फील नहीं हो रहा कि हमारे पाँव में पता नहीं क्यों दर्द कर रहा है, वीकनेस की वजह से इतने दिनों से ट्रैवल करते रहा, वो ठीक हो जाएगा। ओके, तो हमें 4 स्टॉपेज पता चल चुका है। अब हमारे पास रहा कि इस स्टॉपेज तक पहुंचने के लिए 3 चीज़ हमें याद करना पड़ेगा। चिंता के बाद आशा, श्रद्धा और काम। वासना हमने 5वां स्टॉपेज याद ही रखा, तो चिंता हमें याद है, आशा, श्रद्धा और काम। यहाँ हमारा आशा, श्रद्धा और काम यही है ना। ओके, तो आज करिए, है ना, चिंता से पूछिए, वासना तक पहुंच जाइए, है।
तो आशा, श्रद्धा और काम आस्किंग करेंगे। चलिए, हम टुकड़ों में चलने वाले हैं, हमें बहुत जल्दी नहीं है, तो चलिए हम आशा, श्रद्धा और काम। ओके, कहाँ गए? चलिए साधना ओपन करिए। हाँ सर। चलिए 1 से 5 तक पहुंचिए। तो चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना। देखिए 5 तक पहुंच गए। कोई दिक्कत है किसी को? नहीं। चिंता से आस्क करना है, वासना तक पहुंच जाना है ना? ओके, अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा तो वासना तक हमारा कंप्लीट है। अब हमारे पास एक स्टॉपेज है स्वप्न, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या और ईरा। लज्जा, कर्म, ईर्ष्या और ईरा, यही 4 है ना? लज्जा, कर्म, ईर्ष्या और ईरा, है ना? और हम स्वप्न तक पहुंच ही गए। कहाँ गया हमारा ये ब्लैक बोर्ड? लज्जा और कर्म से लज्जा है, ईर्ष्या और ईरा। जब कोई एक असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम था तो उसमें यही पूछ लिया गया था शायद कि 9th सर्ग का नाम क्या है। ओके, तो पहले ईर्ष्या है और ईर्ष्या को हम ई से लिखें तो कोई दिक्कत है ना? नहीं ना, क्योंकि ईर्ष्या दीर्घ का प्रयोग होता है, डबल ई कुछ भी प्रयोग करिए। तो स्वप्न यदि देख रहे हैं तो आप लकी हैं। ओके, तो हम अब 10 तक पहुंच गए हैं। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, एल में लज्जा, के से कर्म, ई ईर्ष्या, फिर ईरा। 9th पे ईरा है ना? तो चलिए हम इसी से पूछ लेते हैं। चलिए उर्वशी, उर्वशी ओपन करिए। जी। 10 तक पहुंचिए। चिंता, आनंद, श्रद्धा, कर, वासना, लज्जा। ये इस तरह से नहीं, हमें सीक्वेंस चाहिए। ये सब तो सर वो 1 जैसे 1 5 का करके। नहीं 1 2 3 4 से लेकर के इस तरह से 10 तक पहुंचना है। वो चिंता, आशा, श्रद्धा, कर्म, वासना, कर्म है कि काम है? काम, सॉरी काम, वासना, लज्जा और कर्म, ईर्ष्या, ईरा और ये क्या स्वप्न। देखिए उर्वशी जी भी बताई हैं और मुझे अच्छा लगा, है ना? हम बोले सर। अभी हम 15वां जब हाथ उठाए हुए दर्द हो रहा है, सर पूछते हैं ही नहीं। ओके, अभी 15 तक पहुंचने दीजिए, उसके बाद तो है ही। तो स्वप्न के लिए अब संघर्ष करिए। 10 तक पहुंच गए, स्वप्न देख लिए हैं, अब संघर्ष करिए, है ना? फिर शांति मिलेगी, दर्शन और रहस्य है। हाँ, तो स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, पता नहीं एक सीक्वेंस मुझे याद था। ओके, तो स्वप्न के बाद एक 100 वाला है संघर्ष। वैसे भी स्वप्न देखेंगे तो संघर्ष करना पड़ेगा। तो हम फिर से पहुंचते हैं निर्वेद, दर्शन और रहस्य। ओके, इधर देखते हैं किधर गया। हाँ, अब 10 तक पहुंच गए। 11 हमारे स्वप्न के बाद क्या करेंगे? संघर्ष, निर्वेद, दर्शन और रहस्य के बाद आनंद है। तो स्वप्न के बाद संघर्ष हम कर रहे हैं। ओके, और ये निर्वेद, दर्शन और रहस्य ऐसे ही याद कर लिए, निर्वेद, दर्शन, रहस्य। ओके, निर्वेद, दर्शन और रहस्य। तो अब हम 1 से 15 तक पहुंच रहे हैं। ओके, तो किसी को हिम्मत है जो हमें 1 से 15 तक लिखा देंगे? और जो अभी सामने ठीक है सर, लिखा जाए।
अभी रुक हम जाइए, लिखवा देंगे सर। 1 मिनट म्यूट करिए सभी, हाँ म्यूट सर। करिए। ठीक है, सभी में से किसी से भी पूछा जा सकता है। ओके, तो जिनको आ रहा है, मतलब पहले मैं सभी का हाथ नीचा करता हूँ। ओके, उसके बाद सब उठाएंगे, जो बोलना चाहेंगे उन्हीं से पूछा जाएगा। रंजीता, उर्वशी, जो हाथ उठाएंगे उनसे पूछा जाएगा। अस्मिता, संदीप, राकेश, सुमिता, और बाकी लोग क्यों नहीं याद कर रहे हैं? दीपमाला, साधना। चलिए, मैं खोज लिया हूँ, आज दीपमाला जी से पूछा जाएगा, तो हम मिटाएंगे नहीं। चलिए बताइए, ऐसे बताइए। और जिनको लग रहा है कि उनसे नहीं पूछा जा रहा है, तो आप मोबाइल के मैसेज में निकालिए, टैप करिए। बोले सर। जी, चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, नहीं लज्जा, काम वासना के बाद, हाँ ठीक है, हाँ हाँ, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद। वाह क्या बात है, मुझे भी आनंद आ गया। चलिए, और हम अमीषा से पूछना मेरा फर्ज है, बताइए। चिंता, इनका नेटवर्क थोड़ा सा वीक रहता है, गांव से पढ़ती हैं, तो आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे। काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईड़ा, शोपन, हम्म, हर्ष, हम्म, निर्वेद, हम्म, दर्शन, हम्म। रहस्य, आनंद। चलिए, रंजीता जी बताइए, आप हाथ उठाइए, म्यूट कर लीजिए आप अमीषा। जल्दी से, फास्ट। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईरा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य और आनंद। क्या ये पहले से याद था या अभी याद हुआ है? नहीं, हमको थोड़ा थोड़ा पहले से याद था और फिर अभी कंप्लीट हो गया। तो मुझे अच्छा लग रहा है कि आप लोग को अभी ही याद हुआ है, तो ठीक है। पहले से, क्योंकि आप हिंदी साहित्य के स्टूडेंट हैं, तो थोड़ा बहुत तो याद होना ही चाहिए। ठीक है, और ये सीक्वेंस में याद रहना। ओके, चलिए आरपी जी बताइए। आरपी जी सर। बोलिए। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईरा, वासना, सॉरी ईरा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद। वाह, तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी को याद हो गया होगा। ओके, तो ठीक है, हम देखते हैं और जयशंकर प्रसाद में क्या पढ़ना है, और मुझे लग रहा है कि बहुत नहीं पढ़ना है, तो इस पोर्शन को कंप्लीट कर लेते हैं। ओके, देखिए, मनु, यहाँ जैसे हम लोग वो पढ़ रहे थे, पद्मावत पढ़ रहे थे, वहाँ पात्र और प्रतीक दोनों थे। ओके, तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। 4 पात्र हमने कहा था कि है इसमें। हाँ, तो जैसे वहाँ हृदय, हृदय का प्रतीक कोई था, कुछ था वहाँ हृदय, लेकिन यहाँ श्रद्धा ही है हृदय। ओके, मनु मन का प्रतीक है, हृदय का श्रद्धा। ओके ओके, बुद्धि ईरा, और मानव कुमार, ये प्रतीक है। जो कुमार है वो मानव का प्रतीक है, मनुष्य का प्रतीक है। ओके, बुद्धि का प्रतीक ईरा है, हृदय श्रद्धा है, और मन मनु है, और पुरुष मन ही होते हैं क्या? वहाँ वो रतन सेन किसका प्रतीक थे? रत्न सेन वहाँ मन का प्रतीक था। प्रतीक, सांसारिक प्रतीक। तो यहाँ देख लीजिए कि मनु भी नाड़ी को हमेशा बुद्धि का प्रतीक दिया जाता है। बुद्धि तो ईरा है, हालांकि वो भी है। ठीक है, सर देखिए, इससे क्वेश्चन आया था कमानी वाला, उसमें सर 4 ऑप्शन दिया हुआ था, जैसे कि एक काव्य था और एक कविता था, ऐसे करके था, और उसमें महाकाव्य नहीं दिया हुआ था सर,
लेकिन इसमें आंसर काव्य ही सही माना, कमानी को। देखिए तो कवैनी काव्य है, लेकिन काव्य का महाकाव्यात्मक रूप है। तो जब आप महाकाव्य नहीं रहेगा तो आपको काव्य लगाना ही चाहिए। इसमें सर हम डाल दिए थे कोई नहीं, इसी कारण नहीं, नहीं। हमको समझ ही नहीं आया लास्ट तक, ये तो महाकाव्य है तो इसको काव्य कैसे माना। नहीं तो कोई काव्य मतलब कोई महाकाव्य है तो पहले वो काव्य है, इसीलिए वो महाकाव्य है ना। हाँ, इतना डेप्थ में नहीं पता था सर, इसी कारण गलत हो गया। ओके, चूंकि इसमें 8 सर्ग से अधिक सर्ग है ना, इसीलिए ये महाकाव्य है, ये बात सही है। लेकिन कोई चीज़ महाकाव्य है क्यों? क्योंकि वो काव्य है, इसीलिए वो महाकाव्य हो सकता है। 8 सर्ग से अधिक रहेगा तो महाकाव्य हो जाएगा। ऐसा तो सर सारा हो सकता है, जैसे प्रिय प्रवास है आपका, बहुत सारा है इस तरीके का। हाँ, तो है। काव्य अगर डाल दो तो उसको टिक करना है, तो ऑब्वियसली काव्य को टिक करेंगे, है ना। अच्छा सर, ये पता नहीं था, ये सिर्फ महाकाव्य पढ़े थे तो वही दिमाग में था। ठीक है। शांति प्रिय द्विवेदी ने कवैनी को छायावाद का उपनिषद कहा है, नहीं याद रखेंगे। जयशंकर प्रसाद को प्रेम और सौंदर्य के कवि माना जाता है, ठीक है। लेकिन हम जो आज समय दिए हैं कवैनी के सर्ग पे दिए हैं, जयशंकर प्रसाद की रचनाओं पे दिए हैं, और साथ ही साथ प्रतीक पे दिए हैं। मन का प्रतीक है, और बुद्धि का प्रतीक ये ईरा है, हृदय का प्रतीक श्रद्धा है, मानव कुमार जो है मानव का प्रतीक कुमार है। तो ये याद रखेंगे, बाकी बातें हम कल करने जा रहे हैं। ओके, और कुछ ना करते करते भी हम लोग 1 घंटा हिंदी पढ़े हैं। सर करंट अफेयर जो इधर 3-4 दिन का छूटा है वो करना है कि सिंगल वनडे का करना है? बिल्कुल करना है करंट अफेयर 3-4 दिन का, और मैं लगातार भेजते रहा। आज का भी करंट अफेयर भेज दिया था, है ना। और 2 प्रश्न भी ले लिया था वहाँ से। आप लोग नहीं देख पाए होंगे, नहीं समझ पाए होंगे, क्योंकि जो है रिजम्बल कर दिया था मैं। आज वाला ले लिए थे ना, आज वाला 23 ये वाला जो था, लिया गया था, ठीक है। तो आप लोग बाकी जो करंट अफेयर है, तो अभी जैसे हमने दिसंबर का आप लोग पूरा कर लिए थे ना, कि नहीं किए थे? कर लीजिए। मैं सच बता रहा हूँ कि हमारी एक दोस्त है, ठीक है, वो मेरे सामने ही करंट अफेयर का वीडियो देख रही थी। बहुत बड़े इंस्टीट्यूट के, मतलब बहुत बड़े इंस्टीट्यूट की। ओके, और वो उधर देख रही है, मैं इधर से उत्तर दे रहा हूँ। ओके, और मैं उतना ही समय करंट अफेयर के लिए देता हूँ जितना देर में प्रश्न उत्तर बनाता हूँ, और मैं इधर से उत्तर दे रहा था। वो कह तुम कब पढ़ लेते हो करंट अफेयर? ओके, और समझिए कि बहुत बड़े इंस्टीट्यूट मैं आपको जो भेज रहा हूँ, हाँ, वहाँ से प्रश्न बना रहा है। ओके, वही प्रश्न बना रहा है। ओके, तो ज़रूरी नहीं उसी सोच को फॉलो कर रहा होगा, कहीं और से भी फॉलो कर रहा है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट वो आपको निकल के आ जा रहा है। तो आप कोशिश करिए कि जो भेजा जा रहा है उसको कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि हर तरफ से लीड लेकर रखना है। किसी भी दूसरे इंस्टीट्यूट के बच्चों से पीछे नहीं रहना है किसी भी सूरत में, है ना। तो हमें चाहिए लीड। टॉपर ऐसे ही नहीं बन पाएंगे आप लोग, लगातार पढ़ते रहेंगे तो ही टॉपर बन पाएंगे, ठीक है। धीरे धीरे बाकी लोग जो नहीं जुड़ रहे हैं, चूँकि अभी शादियों का सीज़न है, तो सब वहाँ हैं। तो चलिए मिलते हैं कल 9 बजे मिलेंगे टेस्ट में, चूँकि मेरा भी शेड्यूल चेंज हुआ है। आप लोग भी परेशान हो रहे हैं, हमें मैसेज आता है कि 10 मिनट आगे बढ़ सकता है क्या, तो ये आधा घंटा आगे बढ़ाते हैं। वैसे बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं हो कि 9:30 से क्लास शुरू करने में। ओके जी सर, मैं तो ठीक सर लिंक भेज दीजिएगा आज का टेस्ट का। ठीक है।